वेलकम बैक दोस्तों। स्टूडेंट पंथी चैनल में आप लोग का स्वागत है। पॉलिटी के अगले क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका, या इसे प्रस्तावना भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसे प्रीम्बल बोला जाता है। इसे संविधान सभा के एक सदस्य के द्वारा संविधान का आत्मा भी कहा गया है। तो इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उससे पहले एक चीज़ हमेशा बार बार हम इस चीज़ को रिकॉल करवा रहे हैं कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। ठीक है, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है इंडिया का। अगर प्रस्तावना की बात किया जाए तो इससे पहले क्लास में हम बता रखे हैं कि प्रस्तावना जो है जब 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया गया था। तो ये जो प्रस्तावना है हमारी, ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य संकल्प पर ही आधारित ये है। बाद में इस उद्देश्य प्रस्ताव को और उसमें जो संकल्प दिया गया था उसे भारतीय संविधान में अपना लिया गया और वो प्रस्तावना कहलाया। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि यह वह नींव है जो राज्य की दिशा तय करती है। इस प्रकार जो प्रस्तावना है वह नींव है जो राज्य की दिशा तय करती है। अब प्रस्तावना के जो हमारी प्रस्तावना है उसके बारे में डिटेल बात कर रहे हैं, और पूरा जो प्रस्तावना है उसमें प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना का जो विचार है वो किन देशों से लिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कि प्रस्तावना का जो वैश्विक डीएनए, यहाँ कहने का मतलब है कि प्रस्तावना में जो चीज़ें हैं वो विश्व के किन किन देशों से क्या लिया गया है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फ्रांस से जो है लिखित संविधान की अवधारणा लिया गया है। लेकिन अगर बोला जाए कि पहली बार लिखित संविधान किस देश का है, तो प्रथम लिखित संविधान जो है वो यूएसए का है। कहाँ का है? प्रथम लिखित संविधान जो है वो यूएसए का है। लेकिन भारतीय संविधान में जो है लिखित संविधान की अवधारणा जो है वो फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस से ही भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श जो है, जो कि फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित रहा है, ये भी चीज़ें फ्रांस से ही लिया गया है। अगला है प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे एक चीज़ और देख लेते हैं कि प्रस्तावना का जो विचार है, संविधान में प्रस्तावना का होना, ऐसा जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया है। तो कंसेप्ट ऑफ प्रिम्बल जो है वो अमेरिका से लिया गया है। इस प्रकार हम देखेंगे कि भारतीय संविधान पर, इससे पिछले वाले क्लास में भी हम बता रखे हैं कि भारतीय संविधान पर जो है सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का रहा है, और संविधान तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव इसी का रहा है। आप देखेंगे कि लगभग इसका भारतीय संविधान का जो है 395 में से लगभग 250 प्लस जो है अनुच्छेद, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395, और 395 में से लगभग जो है 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है भारतीय संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। चलिए ये देखिए हमारा भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना क्या कहती है, और ये जो पूरा प्रस्तावना है उसे हर नागरिक, हर भारतीय को याद होना चाहिए। ये मूल मसौदा के बारे में कहा गया है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित होता है, और नेहरू के जो उद्देश्य संकल्प है उसी पे आधारित है यह हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना के पहले एक बार हम पूरा प्रस्तावना पढ़ दे रहे हैं, फिर उसकी जो विशेषताएं हैं या उसमें जो शब्द है उसके बारे में डिटेल हम बात कर लेंगे। तो पहला शब्द आता है हम भारत के लोग। यहीं से हमारा प्रस्तावना जो है सो शुरू होता है। और हम भारत के लोग, इसमें भी एक चीज़ है कि जो भारतीय संविधान को जो पावर मिलती है, जो शक्ति मिलती है, जो प्राधिकार मिलता है,
वो भारत के लोगों से मिलता है, अर्थात जनता से मिलता है। तो कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि भारतीय संविधान को जो सर्वोच्च शक्ति मिली हुई है वो किससे प्राप्त होती है, तो भारतीय जनता से, यानी कि हम भारत के लोग, हम भारत के जो लोग हैं उनसे वो शक्ति प्राप्त हुई है। आगे देख लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दीर्घ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आप देखेंगे कि इसमें एक और चीज मिति मार्ग शुक्ल करके रहता है, संवत 2000 विक्रम संवती 2006। तो कई बार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विक्रम संवत के अनुसार हमारा जो प्रस्तावना है या हमारा जो संविधान है वो कब पारित किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 2006। आप जानते होंगे कि विक्रम संवत जो है प्लस 57 वर्ष चलता है, ठीक है। जैसे 1949 में अगर आप 57 जोड़ते हैं साल तो 2006 साल आ जाता है, यानी कि विक्रम संवत के अनुसार जो है सो हमारा संविधान पारित होता है 2006 में। अब जो प्रस्तावना में जो आई शब्द हैं उसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला तो ये है हम भारत के लोग, यानी कि भारतीय संविधान को जो पावर मिली है, जो सर्वोच्च शक्ति मिली है वो भारतीय जनता से मिली है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये एक देख लीजिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व या प्रभुता के बारे में हम जो है सो फर्स्ट क्लास जब हम बेसिक चीज़ों के बारे में बता रहे थे वहाँ भी हम बताए थे कि प्रभुता का अर्थ होता है कि हमारे देश का जो कानून लागू करना है या जो अधिकार है उसमें किसी भी बाहरी देशों का दबाव न होना, या जो हम चाह रहे हैं वो हम करें, किसी भी देश का, अन्य देशों का जो है हम पे दबाव नहीं है आंतरिक और बाह्य मामलों में। तो सिंपल सा चीज़ है कि हम प्रभुत्व संपन्न हैं। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी कहने का अर्थ होता है कि जो धन और संसाधन है, जो देश का धन और संसाधन है उस पे राज्य या आप कह सकते हैं जनता, राज्य या जनता का अधिकार होगा, ना कि किसी बिजनेसमैन का। तो समाजवादी कहने का मतलब हो जाता है कि जो हमारे देश के जो धन है, संपदा है, उस पे राज्य या फिर जनता का अधिकार होगा, ना कि किसी बिजनेसमैन का। तो समाजवादी यहाँ पे सिंपल अर्थों में आप समझ सकते हैं। पंथ निरपेक्ष आता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि हमारे देश का या हमारे राज्य का जो है कोई भी धार्मिक अपना जो है सो धर्म नहीं है। सिंपल सा चीज़ है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि हमारे देश का कोई भी अपना धर्म नहीं है, बल्कि पंथ निरपेक्ष है और यहाँ के जनता को जो है सो अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। पंथ निरपेक्ष का सिंपल सा ये अर्थ। ये सब चीज़ें आप देखेंगे कि संविधान का जो आर्टिकल है उसमें भी आपको दिखाई देगा। जैसे कि आर्टिकल में आप देखेंगे 25 से 28 है या 29 से 30 तक जो है मौलिक अधिकार में, उसमें भी धर्म को जो है सो स्वतंत्र रूप से मानने की स्वतंत्रता है। तो पंथ निरपेक्ष वहाँ से आता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यहाँ पे कहने का लोकतंत्र और गणराज्य अलग अलग शब्द है। लोकतंत्रात्मक कहने का मतलब होता है, हम बताए थे अब्राहम लिंकन का परिभाषा, जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र कहलाती है। यानी कि ऐसा शासन व्यवस्था जहाँ पे जनता के प्रतिनिधि जो है शासन चलाता हो और जनता के लिए ही शासन चलाता है और जनता ही चुनाव करती है। तो जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन को लोकतंत्र कहते हैं। गणराज्य के बारे में भी हम बता रखे हैं, फर्स्ट जो बेसिक क्लास था उसमें। गणराज्य का सिंपल सा अर्थ है कि उस देश का जो प्रमुख है, प्रमुख कहने का मतलब अगर भारत की बात किया जाए तो भारत देश का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। यानी कि गणराज्य कहने का मतलब है कि उस देश का जो प्रमुख है अर्थात भारत का राष्ट्रपति, वो कुछ निश्चित समय फिक्स टर्म के लिए जो है अपना राष्ट्रपति पद के लिए आएंगे और वो फिक्स टर्म यानी कि कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का है? इंडिया में 5 वर्ष।
तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। गणराज्य कहने का सिंपल सा अर्थ है कि उस देश का प्रमुख जो है एक निश्चित टर्म के लिए उनका निर्वाचन या चुनाव होगा, और भारत में जो राष्ट्रपति है उसमें आप देखेंगे कि 5 वर्ष तक के लिए एक बार में चुनाव होता है। ये हो गया गणराज्य बनाने के लिए। आगे देखिए, तथा उसके समस्त नागरिक, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 1 2 3, क्या लिखा हुआ है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की न्याय की बात किया गया है, तो सिंपल सा याद रखना है कि एक तो सामाजिक न्याय की बात किया जा रहा है, दूसरा आर्थिक न्याय की बात कर रहा है, और तीसरा राजनीतिक न्याय। तो इस प्रकार से प्रस्तावना में 3 न्याय की बात किया गया है। आगे देख रहे हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब देखिए, स्वतंत्रता की अगर बात किया जाए तो कितनी स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। टोटल स्वतंत्रता जो प्रस्तावना में दी गई है वो 5 स्वतंत्रता की बात करती है। जैसे विचार, विचार कहने का मतलब जो हमारे मन में रहता है, तो हमारा विचार जो है व्यक्त करने का स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप देखेंगे कि जब आर्टिकल हम पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकार में जो 19 का पहला का ए जो है, इसमें भी आप प्रेस की स्वतंत्रता, तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही आती है। विश्वास करने का मतलब है कि हम किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को मानने की जो है, अपना विश्वास करने की जो है सो हमें स्वतंत्रता है। धर्म, ये तीनों शब्द लगभग एक दूसरे से जो है सो कनेक्टेड है। जैसे आप देखेंगे कि धर्म, हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म मानने के लिए अपना स्वतंत्र है, तो सिंपल सा अर्थ है कि किसी भी लोगों को जो है सो अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। उपासना का अर्थ होता है प्रार्थना करना या याचना करना, यानी कि हमें अपने भगवान को की उपासना करना या प्रार्थना करने की स्वतंत्रता है। चाहे अगर कोई मुस्लिम है तो उन्हें अल्लाह को जो है सो उपासना या प्रार्थना करने की स्वतंत्रता है। ऐसे ही ईसाई को गॉड यानी कि भगवान को जो है सो उपासना करने की स्वतंत्रता है। उसके बाद देखते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए। अब देखते हैं समता कितना है, प्रतिष्ठा और अवसर, ये 2 समता की बात करता है। प्रतिष्ठा मतलब उसका जो गरिमा है उसके बारे में बात करता है। अवसर मतलब कि सभी को जो है सो, आरक्षण आप इसी शब्द में देखेंगे, अवसर की जो समता है वो आरक्षण इसी शब्द में आता है कि सबको जो है सो समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे रंग, रूप, जगह, धर्म, इन सब से कोई मतलब ना हो, जाति से कोई मतलब ना हो, सभी को जो है सो अवसर की समानता प्राप्त होनी चाहिए। तो 2 प्रकार की समता की बात करता है, एक तो प्रतिष्ठा की और दूसरा अवसर की। इस प्रकार अगर कंक्लूड हम करें तो आपको याद रखना है कि 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की बात है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात है। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समता की बात हमारी प्रस्तावना करती है। आगे देखते हैं, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा मतलब प्रतिष्ठा और राष्ट्र की एकता। देश में ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर स्वतंत्रता मिली है, व्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, तो राष्ट्र की एकता की बात करेगा, ना कि उसे तोड़ने की। तो राष्ट्र की एकता है कि राष्ट्र जो है सो एक बनेगा। अखंडता का मतलब है कि हमारा जो देश है केवल एक है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता है, अखंड है। अखंड भारत की जो हम बात करते हैं, जो भी हमारा देश है, वो अखंडता इसी में आता है। सुनिश्चित करने वाली बंधुता मतलब भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो हमारा जो संविधान है, संविधान सभा द्वारा ही संविधान का निर्माण हुआ है और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान पारित होता है। लेकिन अगर लागू करने की बात किया जाए, ये 26 नवंबर कौन सा डेट है, पारित हुआ है। लेकिन संपूर्ण अगर लागू करने की बात किया जाए तो लागू कब हुआ है, लागू हुआ है 26 जनवरी 1950, ये डेट है। अब एक शब्द और इसमें ध्यान रखना है, प्रस्तावना में इन शब्दों से संबंधित भी जो है सो क्वेश्चन आ जाता है। ये जो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित है, इसे कहता है कि आप इसे प्रस्तावना में दिए गए पहले से बाद के क्रम में सजाएं। तो जब ये तीनों ऑप्शन दे देता है तो कई बार हम लोग जो है सो मिस्टेक कर देते हैं। तो इसको याद करने के लिए देखिए, ये 3 शब्द दे देगा, कहेगा कि इसे प्रस्तावना में आए पहले से बाद के क्रम में सजाना है।
अब ये अधिनियमित आपको पहले दे देगा, अतिमार्पित बाद में दे देगा, अंगीकृत जो है बीच में दे देगा। तो इस तरह से आपको उलझा देगा। इसको याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं, अंगीकृत को आप अंग से याद कर लीजिए, अंग, अधि, अधिनियम को अधि से याद कर लीजिए, और आत्मार्पित को आत्मा। ठीक है, ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है प्रस्तावना है, आप देख लीजिए। जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में आपको डिटेल याद होना चाहिए। या बाकी जो न्याय है या स्वतंत्रता की बात करता है या समता की बात करता है, उसे आपको क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय प्रस्तावना में जो है कितनी प्रकार की न्याय की चर्चा है। ऑप्शन 3, 4, 5, 6 ऐसे रहेगा। तो ऐसे में आप बना सकते हैं। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे शक्ति का अंतिम स्रोत, और पहला शब्द जो है भारत के लोग, हम भारत के लोग, अर्थात जो संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु कौन है? भारत के लोग, जनता। भारतीय संविधान को जो पावर मिलती है, सर्वोच्च शक्ति मिलती है, वो भारतीय जनता से मिलती है। संविधान, इसमें राज्य और सरकार, ये सब चीज़ें हम बता रखे हैं। इधर देखिएगा आप कि अंगीकृत, अधिनियमित और अतिमार्पित, ये शब्द आपको याद रखने के लिए अभी हम जस्ट बता रहे थे। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है और यह अपना प्राधिकार सीधे भारत की जनता से प्राप्त करता है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, ना तो कार्यपालिका है, ना न्यायपालिका है, और ना ही विधायिका है। सबसे ऊपर कौन है? संविधान है। और संविधान को जो पावर मिलता है, जो प्राधिकार मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? तो सीधे भारत के जनता से, यहाँ से इसे प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रस्तावना की 3 स्तरीय, ये क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में देख लेते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि अधिकार का स्रोत जो है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ये कौन है? तो ये है हम भारत के लोग, हम लोग हैं। ठीक है, भारत की जनता जो है सर्वोच्च प्रभु, संप्रभुत्व, ये जो भारत की जनता है, इसी के पास जो है सो अधिकार का स्रोत, सुप्रीम जो स्रोत है अधिकार का, वो भारत की जनता है। अब देखते हैं कि राज्य का स्वरूप किस प्रकार का है। तो हमारे देश का राज्य का स्वरूप अगर पूछे कि हमारा देश जो है सो किस प्रकार का है, तो आप तो देखेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी कि अन्य बाहरी और आंतरिक दबावों से ये, इसके ऊपर दबाव नहीं है, ये अपना निर्णय खुद ले सकती है। हमारा देश जो है अपना निर्णय खुद ले सकता है, किसी भी बाहरी देश का जो है सो दबाव नहीं है निर्णय लेने के संबंध में। आगे देखते हैं, दूसरा है समाजवादी, सोशलिस्ट। अभी हम बात कर रहे थे सोशलिस्ट के बारे में कि धन और संपदा जो है उस पर किसका अधिकार होना चाहिए? भारत की जनता या राज्य का, ना कि किसी बिजनेसमैन का, किसी एक व्यक्ति, पार्टिकुलर व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। पंथनिरपेक्ष मतलब भारत का जो है सो अपना कोई धर्म नहीं है, सभी व्यक्ति को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। लोकतंत्रात्मक के बारे में बोल रहे थे कि जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। गणराज्य का अर्थ है कि वहाँ के जो प्रमुख है, देश के जो प्रमुख है, उनका चुनाव एक निश्चित समय के लिए होता है। और भारत में अगर आप देखें तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है 5 वर्षों के लिए होता है। संविधान के उद्देश्य क्या क्या है? तो जनता को न्याय देना, जनता की स्वतंत्रता, जनता में क्षमता, और जनता के लिए बंधुता बढ़ाने वाली जो है सो भाईचारा बढ़ाने की ये बात करता है। तो इस प्रकार से जो है सो संविधान के उद्देश्य हैं। चलिए आगे, इसके बारे में हम अभी जस्ट बात कर रहे थे और बहुत ही डिटेल से बात किए हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो है सो 3 न्याय, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 न्याय की बात किया गया है। आप फिगर से लास्ट समझ लीजिए, 3 न्याय की बात किया गया है। एक तो सामाजिक न्याय होना चाहिए, दूसरा आर्थिक न्याय, और तीसरा राजनीतिक न्याय। 5 स्वतंत्रता की बात की गई है। एक विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, एक तो प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर की समानता या समता। तो इस प्रकार से जो है सो भारतीय संविधान में 3 न्याय, 5 स्वतंत्रता और 2 समानता की बात की गई है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको जो है सो लगभग
हर एग्जाम में ये क्वेश्चन तो जरूर आपको देखने को मिल जाता है। पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जो है सो कब जोड़ा गया है? तो सिंपल सा याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये 42वां संविधान संशोधन जो आया था 1976 में आया था, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे उस समय में 42वां संविधान संशोधन को क्यों लघु संविधान भी कहा जाता है। इसी संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में होता है, इसी में जो है सो समाजवादी, तीन शब्दों को जोड़ा गया था, एक समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीन अखंडता, इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। कई बार पूछ लेता है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत किन शब्दों को जोड़ा गया था, तो ये शब्द याद रख लेना है। पूछा जाएगा कि कितने शब्द जोड़े गए थे, तो 3 शब्द जोड़े गए थे। और अभी तक का जो है सो ये माना जाता है, प्रस्तावना में अभी तक एकमात्र संशोधन हुआ है जो कि 42वां संविधान संशोधन है। इसके बाद अभी तक कभी भी संविधान संशोधन प्रस्तावना में जो है सो संशोधन नहीं हुआ है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया एकमात्र संशोधन है। अभी तक एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, वो है 1976 में, जो कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, जिसने इसकी मूल भावना को और अधिक सुदृढ़ किया है। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। अब इसके बारे में देखते हैं कि जो प्रमुख विद्वान रहे हैं वो प्रस्तावना को क्या क्या बोले हैं। तो संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी जो है अर्नेस्ट वारकर के द्वारा बोला गया है। ये जो प्रस्तावना है उसके बारे में कहा गया है कि ये संविधान की कुंजी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है? अर्नेस्ट वारकर ने। और ये कौन थे? तो ब्रिटिश राजनीति विज्ञानी थे ये। इनके द्वारा कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का मुख्य बिंदु है, यह संविधान की कुंजी है और इसके विचारों और आदर्शों का सार प्रस्तुत करती है। इस प्रकार इनका ये कथन है। दूसरे जो हमारे रहे हैं पंडित ठाकुर दास भार्गव, ये संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। इन्होंने कहा है इन्हें संविधान की आत्मा। तो प्रस्तावना को इन्होंने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। ये किनके द्वारा कहा गया है? तो पंडित ठाकुर दास भार्गव के द्वारा। जबकि अगर पूछे कि संविधान की कुंजी जो है प्रस्तावना को किसने कहा है, तो आपको अर्नेस्ट वारकर याद रखना है। यहाँ पे कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है पंडित ठाकुर दास भार्गव ने, लेकिन आप जब देखेंगे कई बार पूछ देता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भारतीय संविधान में आर्टिकल 32 में दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा का है। संविधान के आत्मा ये किनके द्वारा कहा गया है? तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा। बी आर अम्बेडकर। तो सिंपल सा चीज ये याद रखना है कि प्रस्तावना को अगर पूछे कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ये पंडित ठाकुर दास भार्गव के द्वारा। लेकिन जब ये पूछे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 में दिया गया है, उसे संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ये याद रखिएगा बी आर अम्बेडकर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला चीज है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधिक सीमा क्या है प्रस्तावना के बारे में? इसके बारे में न्यायालय का जो है सो क्या विचार है, क्या हम इसे लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं? इसके बारे में कहा गया है कि ये न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति या राज्य प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो इसको लागू करने के लिए, यानी कि प्रस्तावना को लागू करने के लिए हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। ठीक है, अगर प्रस्तावना की कोई अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम सीधे अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि प्रस्तावना न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। प्रस्तावना क्या है? न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। अर्थात प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी
कानूनी तौर पर सीधे परिवर्तनीय नहीं। ये चीज़ें होता है अपरिवर्तनीय का अर्थ, यानी कि लागू करवाने के लिए हम सीधे तौर पे न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। एक और वाद आता है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद। अभी हम 4 वादों के बारे में पढ़ेंगे। उसमें ये जो पहला है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद, इस वाद में जो 1957 में वाद आया था, इसी वाद में जो है सो ऐतिहासिक फैसला निर्णय के तहत घोषित किया गया था कि यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम सीधे अदालत की सहायता नहीं ले सकते। ये सिंपल सा अर्थों में आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रस्तावना की विधि की यात्रा रही है उसमें 3 जो वाद रहा है वो बहुत ही प्रसिद्ध रहा है और उसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए जब हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। तो पहला तो वाद ये है 1957 का। पहला कौन सा वाद है? ये है पहला 1957 का वाद। इसका नाम है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद। ठीक है, ये जो केस था इसमें कहा गया है क्या न्यायालय में परिवर्तनीय है, इन्फोर्सेबल है क्या ये? तो कहा है नहीं, सरकार के खिलाफ अदालत नहीं जा सकते हैं। सिंपल सा, क्या संविधान का अंग है? इस विषय पर इन्होंने इस बात में कोई बात नहीं रखी है या नहीं है, ऐसा कोई भी चर्चा इस बात में नहीं चला था। दूसरा आता है 1960 वाला जो कि बेरूवारी यूनियन वाद है, ये 1960 में आया था। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसमें क्या न्यायालय में परिवर्तनीय है? तो बोला नहीं, ये भी एक ही बात कहता है, ये भी एक ही बात कह रहा है कि केवल संदिग्ध भाषा के निर्वाचन में सहायक है, कि ये जो प्रस्तावना है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ा कि लेकिन केवल संदिग्ध, जहाँ भी संदिग्ध भाषा हो वहाँ के निर्वाचन में ये सहायता कर सकता है। ये चीज़ें क्या संविधान का अंग है? इसने कहा नहीं, ये बोला कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना ये संविधान का अंग नहीं है ही नहीं, इसलिए विधायिका संशोधन नहीं कर सकती। यहाँ सिंपल सा अर्थ है, संविधान संशोधन की जब हम बात करेंगे, संविधान संशोधन की, यह है 368 आर्टिकल में, आर्टिकल 300। तो संविधान संशोधन का कहने का अर्थ ही होता है संविधान में संशोधन, यानी कि जब बेरूवारी यूनियन वाद 1960 में आया, इन्होंने कहा कि प्रस्तावना ये संविधान का अंग है ही नहीं, तो संविधान में संशोधन हम तभी कर सकते हैं जब अंग हो, तो इसलिए विधायिका जो है सो संशोधन नहीं कर सकती। ये इन्होंने इस बात में अपना निर्णय दिया था कोर्ट ने। अब आता है 1973 का वाद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे VVI कर ले। ठीक है, 1973 में आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस वाद में ये तो कहा कि चलो ये प्रस्तावना जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये तीनों जगह आप देख रहे हैं कि प्रस्तावना का अवहेलना होने पे हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं, यानी कि परिवर्तनीय नहीं है। ये तीनों में एक ही चीज़, चीज़ें चेंजिंग यहाँ होता है। पहला तो कुछ कहा ही नहीं था, दूसरा कहा कि नहीं ये संविधान का अंग है ही नहीं। लेकिन जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इस बात में कहा गया कि हाँ प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का अंग है, इसलिए संसद इसमें संशोधन कर सकती है। तो जो भी संविधान के अंग है उसी में जो है सो हमारी संसद संशोधन कर सकती है, जो अंग नहीं है उसमें संशोधन नहीं कर सकती। तो यहाँ से आप क्लियर हो जाइए कि प्रस्तावना को जो है सो लास्टली कंक्लूड अगर करें तो अभी जो मान्यता है वो ये है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है और उसमें संसद संशोधन कर सकती है। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये बहुत ही VVI है, इसे आप जरूर याद रखें। तो ये प्रस्तावना की जो है सो मुख्य बात ही है। आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हैं। मूल ढांचा का सिद्धांत, अभी हम बात कर रहे थे केशवानंद भारती बनाम जो 1973 का आया था, केशवानंद भारती वाद 1973। इसी में जो है सो सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक सिद्धांत दिया कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है, संविधान का मूल ढांचा है। मूल ढांचा का सिद्धांत जो है वो केशवानंद भारती वाद 1973 में ही दिया गया था। यहाँ पे कहने का ये अर्थ है कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है, तो इसमें दो चीजें आता है, दोनों चीज को आपको ध्यान रखना है। मूल ढांचा कहने का सिंपल सा अर्थ हो जाता है कि इसमें संशोधन तो किया जा सकता है। अभी हम क्या बात कर रहे थे कि इन्होंने अंग माना और अंग ये भी माना कि संविधान का ये मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, और इसमें दो प्रकार का जो है संशोधन की बात कर सकता है कि अंग है तो संशोधन होगा। तो पहला तो यह है कि नकारात्मक संशोधन वर्जित। पहला चीज क्या है
कि नकारात्मक संशोधन वर्जित है, यानी कि नहीं किया जा सकता है। क्या किया नहीं किया जा सकता है? तो संसद मूल ढांचे में कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो इसे नष्ट करे। मतलब कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन संसद ऐसा भी संशोधन ना कर दे जिससे कि इसका अस्तित्व भी नष्ट हो जाए या अस्तित्व भी मिट जाए। तो नकारात्मक संशोधन करने की जो है सो करने को वर्जित कर दिया गया। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि अंग है तो संशोधन कर सकता है, लेकिन किस तरह का? सकारात्मक पॉजिटिव संशोधन कर सकता है। अर्थात संसद केवल वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचे का विस्तार और मजबूतीकरण होता है। यानी कि संशोधन तो कर सकता है, लेकिन वैसा संशोधन हो जो कि पॉजिटिव हो और उससे और जो है सो मूल ढांचे को विस्तार मिले और मजबूत हो। तो ये चीज़ें आपको पूछा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है या बेसिक स्ट्रक्चर की जो बात किया जाता है, मूल ढांचा का सिद्धांत, ये किस बाद में आया था? तो केशवानंद भारतीवाद 1973। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि प्रस्तावना को बदला जा सकता है, लेकिन इसके मूल आदर्शों को कभी नहीं मिटाया जा सकता। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, इसके बारे में हम बेसिक क्लास जो पहला क्लास हुआ था उसमें भी हम बताए हुए हैं। खैर, अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं पहला क्लास बेसिक क्लास वाला, तो वो जाके जरूर देख लीजिए। उसमें बहुत सारा ऐसा बेसिक चीज़ों के बारे में बताए हैं जो कि आपको पूरा संविधान पढ़ने के दौरान उन सब चीज़ों को जो है सो जानना जरूरी हो जाता है। तो संविधान की प्रकृति के बारे में हम बात किए हुए हैं बेसिक स्ट्रक्चर वाले बेसिक क्लास वाले में। ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान की जो प्रकृति है ना तो ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है। ठीक है, ये दोनों के बीच में है। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि भारतीय संविधान जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, ये तो हम कई बार बता रखे हैं कि संविधान ही सर्वोच्च है और संविधान को जो पावर मिलता है वो भारतीय लोगों से मिलता है। इस प्रकार इसे कभी कभी जो है सो नम्य और अनम्य भी बोला जाता है। नम्य नम्य कहने का मतलब होता है लचीला और कठोर कहने का मतलब है अनम्य। यानी कि आधा कठोर मान लीजिए, आधा लचीला, और ये दोनों का क्या है? मिश्रण। क्या है? कठोर और लचीलापन का मिश्रण। इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि बहुत सारा ऐसा संविधान संशोधन है, बहुत सारा ऐसा चीज़ें हैं जिसमें संशोधन करना बहुत ही लचीला है, मतलब बहुत आसान है। साधारण संशोधन में जैसे कि 50+1 यानी कि 51%, आधा से अधिक परसेंट से जो है सो बहुमत हो गया तो उसमें हम संशोधन कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा ऐसा विषय है जिसमें संशोधन करना बहुत ही कठिन है, कठोर है। उसमें एक तो विशेष प्रक्रिया अपनाया जाता है, उसमें भी अन्य राज्यों सभी राज्यों में से जो है उसमें भी बैठक का भी परसेंटेज देखा जाता है। तो कठोर और लचीला का जो है सो मिश्रण है। एक चीज़ और आप देखिएगा, संविधान कठोर और लचीला का मिश्रण है। इसका कहने का अर्थ कभी ये नहीं है कि संविधान में जो कानून है वो कठोर है। कानून की बात नहीं कर रहा है, जैसे कि सऊदी अरब का कानून है कि लोगों को क्राइम करने पे जो है सो 20 सड़क पे गोली मार दिया जाता है या पत्थर से मारा जाता है। तो उस तरह का कानून कठोर नहीं है। हम संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान में संशोधन करना, कानून कठोर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि संविधान संशोधन है वो कठोर होने की बात कर रहे हैं और लचीला होने की। राज्यों का संघ, ये आप देखेंगे कि आर्टिकल, आगे देख लीजिए, आर्टिकल 1 और अनुसूची 1, इन दोनों में जो है भारत को राज्यों का संघ कहा गया, यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है। आर्टिकल 1 में भी और अनुसूची 1 में भी भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अर्थात आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं नहीं है। संघीय शासन शब्द जो है कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि प्रयोग किया गया है राज्यों का संघ। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट घोषित किया गया है। एक और नाम यहाँ पे याद रखिएगा, केसी व्हीलर के द्वारा कहा गया है कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान वो संरचना में संघीय है, संरचना में संघीय है लेकिन भावना में एकात्मक है। इस प्रकार ये संरचना में संघीय और भावना में एकात्मक होने के कारण ये अर्धसंघीय है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि किन के द्वारा जो है सो भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा गया है, तो आपको याद रखना है केसी व्हीलर के द्वारा जो है सो ये
कहा गया है कि भारत का संविधान अर्धसंघीय है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि ये भारत को राज्यों का संघ किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 में। पूछा जाएगा कि राज्यों का संघ जो है भारत को कहा गया है वो किस अनुसूची में कहा गया है, तो अनुसूची 1 में कहा गया है। ठीक है, राज्यों का संघ जब आर्टिकल 1 में कहा गया है तो भारत को मात्र 2 नाम दिया गया है, एक तो इंडिया, मात्र कितना नाम है, 2, एक इंडिया और दूसरा भारत, बस यही 2 नाम। ये आप आर्टिकल 1 में पढ़ेंगे। जब हम आर्टिकल 1 से लेके आगे पढ़ेंगे सीरियली वाइज तो उसमें हम इस चीज़ की और विस्तृत चर्चा करेंगे। अगला जो लास्ट पॉइंट है प्रस्तावना में वो ये देखिए कि SR बोमनवाद, ये 1994 का वाद है। साल जरूर याद रखिएगा। केशवानंद भारती बनाम वाद पूछता है कि ये कब आया था, तो 1973 में ये जो केस था वो 1973 का है। उसी प्रकार SR बोमनवाद 1994, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों, कितने न्यायाधीश, 9 न्यायाधीशों को पीठ ने अंततः संघवाद को संविधान की मूल संरचना का अभिन्न अंग घोषित कर दिया। संघवाद के बारे में हम चर्चा कर रखे हैं बेसिक क्लास में, क्लास 1 अब जाके देख लीजिए। संघवाद का सिंपल सा अर्थ है कि शक्तियों का बंटवारा हो और जो भारत के राज्य है वो संघ से अलग होने की बात नहीं करेगा, अखंड भारत बनाए रखेगा, यही संघवाद है। ठीक है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था में आप यही चीज़ें आप देखते हैं। तो इस प्रकार आज का पॉलिटिकल क्लास समाप्त होता है, जिसमें हम बात कर रहे थे प्रस्तावना के विशेष बिंदुओं के बारे में और जो प्रस्तावना से संबंधित जो भी शब्द है उसके बारे में। तो आज का ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और ये जो पॉलिटी का क्लास है ये मेरे द्वारा जो फुल क्लास करवा दिया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।